राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सर्व आदिवासी समाज प्रदेश में पूरे 90 सीटों में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अब खबर विस्तार से। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वह सरकार से दुखी होकर निकट भविष्य में होने वाले प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया, सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में उनकी हालात खराब है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार एक तरफ कानून तो बना देती है लेकिन उसे धरातली करने में ध्यान नहीं देती। प्रदेश में अधिकांशतः वन क्षेत्र में ही आदिवासी वर्ग के लोग निवास करते हैं, जहां जल, जंगल व जमीन को बिना किसी आदिवासी के सहमति के बिना ही बड़े ठेकेदारों को परोस रहे हैं। इससे आदिवासियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आदिवासी क्षेत्र में ही नक्सली अपना मांद बना लेते हैं और आदिवासियों के कमजोरी का फायदा उठाकर नक्सली अपना काम करते हैं। सरकार नक्सलियों को खत्म करने के लिए भले ही 50 बात करे, लेकिन नक्सली के नाम पर आदिवासियों को ही तंग करते हैं। उन्होंने कहा, जब तक आदिवासियों के शिक्षा का स्तर तथा आर्थिक स्तर नहीं सुधरेगी, तब तक जंगलों से नक्सलियों को खत्म करना किसी भी स्तर पर संभव दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व मंत्री अरविंद नेताम ने भले ही आदिवासियों के कमजोरी के लिए सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के कि सरकार आदिवासियों को शिक्षा के लिए आरक्षण देती है, नौकरी में भी आरक्षण देती है, व्यापार में लोन देकर सब्सिडी भी देती है, सदन में विधानसभा लोकसभा के लिए आरक्षण देती है, पेशा एक्ट भी लागू है, प्रदेश में आदिवासियों को अनुसूची 5 में भी रखा गया है, बावजूद प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति गंभीर क्यों है? क्या इसके लिए आदिवासी स्वयं जिम्मेदार है? पर जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया उसे आप भी सुने। उन्होंने यह भी बताया कि देश में मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां 90% शिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, जो कि आदिवासी वर्ग है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग का शिक्षा व आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप भी देखें उन्होंने क्या कहा। प्रशासन उसको कोई उपयोग में लाना चाहती है तो ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। मूल कानून है और ये बात हम लोगों ने इस कानून को बनाते समय बहुत गंभीरता से चर्चा किया था पार्लियामेंट के बाहर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में, और इसलिए रखा गया था कि 1991 में आप सभी जानते हैं उदारीकरण की नीति इस देश में आया है। उदारीकरण की नीति को हम लोग उस समय पार्लियामेंट करेंगे, तूफान आ रहा है आदिवासी इलाके के लिए। खतरे की घंटी बज गई थी। आभास हो गया था कि इस देश में लूटमार संसाधन की, आदिवासी इलाके की संसाधन की लूटमार सरकार और उद्योगपति मिलकर लूटेंगे। मूल कारण है पेशा कानून में जो इतना सोच समझ के बनाया गया था। प्रदेश की सरकार ने पिछली बार अभी नियम जब बनाया, नियम में ये कहा गया है हम परामर्श लेंगे गांव समाज से, ग्राम सभा से। यानी मूल कानून की आत्मा को ही खत्म कर दिया। हमारे सरे के आदमी जो पार्लियामेंट में इस कानून को बनाने में इतना मेहनत किया था और हमारे सामने उस कानून के धज्जे उड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे सरे की जिंदगी पे क्या गुजरा होगा। और खतरे की घंटी शुरू हो गई। बिलासपुर में हजदो कोल ब्लॉक पर क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। कानून होते हुए भी इसको क्या कहोगे आप?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें इसमें शामिल है। श्री राहुल गांधी जी जब प्रेसिडेंट थे पिछले चुनाव के समय चुनावी सभा में कहा था, हम पेशा कानून इस प्रदेश में सरकार बनी तो पूरी तरह से लागू करेंगे। ठीक उल्टा हो रहा है। तो ऐसे वायलेशन हो रहा है और समाज खतरे में है। बस्तर में 20 से 25 जगह आंदोलन आदिवासी कर रहा है, कोई पूछने तक नहीं आता। जितने भी खदान इस प्रदेश में आज तक के छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक भी खदान का सही ढंग से ग्राम सभा नहीं हुआ। सब या तो फर्जी हुआ या बिना ग्राम सभा के शुरू कर दिए। निको कंपनी ने अबूझ मार्ग से लगा अमदई खदान जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अनसर्वेड एरिया है, 5th शेड्यूल है। इन सब के बावजूद भी अगर धज्जियां उड़ जाए कानून की तो समाज क्या करेगा? तो यही हमारी मूल भावना है जो दुखी होकर के हम लोगों ने समाज में सोचा कि इसका और कोई विकल्प नहीं दिखता। हम जानते हैं कि हम कोई राजनीतिक पार्टी की हैसियत से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। हम तो सामाजिक आंदोलन को आधार बना करके एक नया प्रयोग इस प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य छोटे छोटे दलों से भी हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट की, कर करके करेंगे। तो मैं इसके अपनी बात समाप्त करके मैं अपने साथी रावते जी को भी कहूँगा। आदिवासियों का स्तर सुधारने के लिए देश में आदिवासियों को अनुसूची 5 में शामिल रखा गया है। पेशा एक्ट लागू है, विधानसभा में सदन में आरक्षण है, व्यवसायिक मामले में आरक्षण है। देश आदिवासियों का स्तर सुधारने के लिए, आर्थिक स्तर का, शिक्षा के स्तर का सुधारने के लिए बहुत सारे आरक्षण का लाभ दे रखा है। देश में बहुत सारे आदिवासी विधानसभा में, लोकसभा में काम कर रहे हैं, बावजूद आदिवासियों का स्तर नहीं सुधर रहा है। इस बीच में एक बात बोलूँगा, आदिवासियों के नाम पे फर्जी नौकरी, आदिवासियों के नाम में सब्सिडी दूसरे वर्ग के लोग ले रहे हैं, बावजूद केवल चुनाव के समय चुनावी बात होती है, बाकी बात क्यों नहीं होती? नहीं, ऐसा ये जो समस्या जो आप कह रहे हैं ना, वही तो हम रोना रो रहे हैं। जो पढ़े लिखे विधायक अब तो जा रहे हैं ना, IAS रिटायर्ड IAS लोग भी हैं विधानसभा में, इनका काम क्या है? अरे उम्मीद करते हैं पढ़े लिखे आदमी जाके समस्याओं के बारे में कहा है तो उनसे समस्या को उठाइए। तो आदिवासियों का स्तर और आदिवासियों के शिक्षा का स्तर के जिम्मेदार कोई गैर समाज के लोग नहीं है, बल्कि इसके लिए आदिवासी ही दोषी है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल उसकी जिम्मेदारी है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, कभी कभी इस बात को कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, पता नहीं कितने लोग आप लोग देखे, मिजोरम 99% लिटरेसी, इतना इंटीरियर इलाका है, आज सड़क के ठिकाना नहीं, आने जाने की तकलीफ नहीं, तो रेल है न हवाई जहाज ये है। वहाँ जाके लगता है भाई ये 99% लिटरेसी कैसा हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, शिक्षा का स्तर जैसे अपन, भाई ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये भारत सरकार को और राज्य सरकारों को समझना चाहिए। वहाँ जब ऐसा हो सकता है तो इन इलाकों में, सेंट्रल इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ। इसी में मेरा कहना है कि समाज के लोग, ये देखिए आप ट्राइबल डिपार्टमेंट को शिक्षा विभाग मर्ज कर दिए,
अब कोई माई बाप नहीं है ट्राइबल विभाग के पुराने स्कूलों के शिक्षकों की, क्योंकि अब शिक्षक हो तो शिक्षक की उनकी प्रायोरिटी है शिक्षा विभाग की। हमने जानने की कोशिश किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में कि अलग से डिपार्टमेंट बनेगा इन इलाकों के लिए। उस समय नाम नहीं दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, बाद में इसको ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया, तो 7-8 स्टेटों में रहा। ये उनके पीछे सोच यही था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, पर जैसा होना चाहिए नहीं होता। कई आयोग भी बने, पर कहीं ना कहीं सरकार की खामियों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से भी ये हो रहा है। मैं इसी में 2 मिनट आपका डिस्टर्बेंस चाहूँगा। दरअसल हम बीजेपी, कांग्रेस और अन्य समाज के लोगों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। हमारे ही समाज के लोग जो सदन में बाकायदा अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, आईएएस जैसे लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग, मतलब आदिवासी समाज के लोग, आदिवासियों के हित में काम न करके बीजेपी कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे हैं। क्या हम ऐसे समाज के लोगों को जो समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक्शन लेने या उनके लिए ऐसा कुछ विचार करने का सोच रहे हैं? उसको क्या एक्शन नहीं, ज़्यादा ये है कि उसको चुनाव में हरवा दो, यही तो हो सकता है। तो अपन अन्य समाज पे आरोप ना लगाएं ना। मेरा कहने का मतलब अन्य समाज पर आरोप ना लगाएं। जैसे बीजेपी कांग्रेस के ऊपर अपन आरोप लगाते हैं, सरकार हमारे लिए काम नहीं करती। नहीं, कांग्रेस ने सरकार के ऊपर लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी कहते नहीं है। वही बोला, देखो आपके यहाँ पेशा एक्ट लागू है, अनुसूची 5 में शामिल हैं आप। वही तो रोना रो रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, आपके बीच में कह रहे हैं हम क्यों चुनाव में जा रहे हैं, उसके कारण बता रहे हैं, तो वही तो रोना रो रहे हैं। मतलब सर ये पेशा एक्ट लागू है, 27 साल बाद पेशा कानून को लागू कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है। इस देश में संसद में पास हुआ 27 साल हो गए, क्या समझ के लागू कर रहे हैं, और वो भी आधे अधूरे। तो उसी में लड़ाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब उसी में लड़ाई होनी चाहिए। जो सरकार आपको सुविधा, अडानी जैसा कहेंगे वैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार करेगी। इसीलिए हम अब आगे आ रहे हैं कि अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, और जितने गुंडे मारे गए हैं उसको निकाल बाहर। अडानी डिक्टेट करेगा इस देश में ट्राइबल एरिया में क्या पॉलिसी होगी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।